नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और साथ ही साथ है एक बड़ा मुद्दा और मुद्दा है कि खराब प्लानिंग का जिम्मेदार कौन। इस वॉल पर आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रोहित शर्मा हैं, अजीत अगरकर हैं, गौतम गंभीर हैं। इन तीनों में से कोई एक तो है इस खराब प्लानिंग का जिम्मेदार। अब आप सोच रहे होंगे कि वो खराब प्लानिंग है क्या। कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड के खिलाफ एक लिमिटेड ओवर की सीरीज शुरू होनी है जिसमें T20 मैचेस खेले जाएंगे 5 और उसके बाद 3 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तुरंत बाद भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के ड्रेस रिहर्सल की तरह आप इस सीरीज को देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, या अगर आप जानते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाजों की जबरदस्त किल्लत हो गई है। जसप्रीत बुमराह का फिटनेस आप जानते हैं क्या स्थिति है ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनके साथ जो हुआ। सिराज के लिए आपकी मजबूरी है कि आप उनको आराम दें, वरना उनका भी मतलब हालत वही हो जाएगी कि आपको फिर उनके लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाएगी। मोहम्मद शमी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कुल मिलाजुलाकर जो ये स्थिति बनी है, ये स्थिति गंभीर है और गंभीर है इसीलिए गौतम गंभीर भी इसमें हमने तस्वीर उनकी भी डाली हुई है। इसी खबर से शुरुआत करते हैं, इसके सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि आखिर 22 जनवरी से जो भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज शुरू हो रही है, 5 T20 मैच की सीरीज के बाद 3 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और टीम इंडिया इंग्लैंड सीरीज के तुरंत बाद खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी। ऐसा संभव है कि दोनों ही मतलब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान एक साथ किया जाए। इस बीच जो एक डेडलाइन है उसका भी सम्मान करना है जो आपकी स्क्रीन पर है। आईसीसी ने 12 जनवरी तक प्रोविजनल टीम मांगी है हर देश से जो चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। कम से कम ये तो कहीं से कहना गलत नहीं होगा दीपेश कि ये जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज है या वनडे सीरीज है, अगर ये कभी आम दिनों में हो रही होती शायद आप कहते कोई बात नहीं यार, T20 सीरीज है, एक वनडे सीरीज है, निकल ही जाएगी। अगर हमारे इनएक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स भी होंगे तो ऐसा कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले लिमिटेड ओवर्स की ये 2 सीरीज खेल रहे हो T20 और वनडे फॉर्मेट में, जो एक ड्रेस रिहर्सल है एक तरीके से आपका, तो तैयारियों के लिए यही तो एक प्लेटफॉर्म था। और उस प्लेटफॉर्म पर अगर आपको तेज गेंदबाजों के लिए सोचना पड़ रहा है तो यह हालत तो गंभीर है। बिल्कुल सर, और उसमें भी आप एक और खबर निकल के आ रही है कि कप्तान रोहित शर्मा रेस्ट पे होंगे। तो आप ये तो एक चीज है कि पूरा स्क्वाड तो नहीं खिलाएंगे। जो मेन आपकी जो टीम खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आपको इंग्लैंड के खिलाफ जो ड्रेस रिहर्सल की सर बात कर रहे हैं उसमें आपको खेलते हुए नजर नहीं आएगी। अब दुबई में हमको अपने सारे मैचेस खेलने लाइक टू लाइक पिचेस ही होंगी, इतना कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा कि इंडिया में ऐसी है वहां वैसी है। एशियन कंडीशंस में हम जानते भी हैं कि लाइक टू लाइक ही पिच होती है हर देश में, चाहे पाकिस्तान की बात हो, इंडिया की बात हो, श्रीलंका की बात हो। तो जब बात आई कहीं ना कहीं रिहर्सल की या तैयारियों को पुख्ता करने की, एक स्क्वाड का इंतजाम करने की, मुझे अभी भी याद है वर्ल्ड कप 2023 से भी ठीक पहले सर हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और उसमें इंडिया का पूरा स्क्वाड खेला था। पूरा स्क्वाड यानी कि ओपनिंग रोहित शर्मा ही करने आ रहे थे, उनके साथ शुभमन गिल चलिए उस वक्त बीमार थे, दूसरा ओपनर था, या शुभमन गिल भी बीच में खेले थे, केएल राहुल नीचे ही खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, विराट कोहली को नंबर 3 पर आप देख रहे थे, और पूरा वही स्क्वाड जो स्क्वाड खेलना था वर्ल्ड कप 2023 में, चाहे मोहम्मद सिराज हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो। इसी तरीके से आप अपनी टीम की तैयारियों को पुख्ता करते हैं कि एक वो टीम खेले जो आने वाले समय में आपको मैदान पे खेलती हुई नजर आएगी। अब वही नहीं खेलेगी, एन वक्त पे होगा क्या, अभी कुछ गेंदबाजों को हम खिला लेंगे, हार जीत चलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक यूनिटी बनेगी, एक टीम बनेगी, जीतेंगे भी हारेंगे भी। अंत में क्या होगा, जब टीम का अनाउंसमेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी की और प्लेइंग 11 जब बताई जाएगी तो उसमें कोई और ही खिलाड़ी मिलेगा। और टेंशन की बात तो यह है कि अभी तो किसी की भी जो फिटनेस है उस पर कोई किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं मिला है, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बताया, बोर्ड इसके अलावा मैनेजमेंट से भी, एनसीए से भी कुछ नहीं सुनने को मिला कि शमी की क्या है या फिर बुमराह का क्या है। इस वक्त तो सिराज को लेकर भी टेंशन है क्योंकि इतने सारे 500 प्लस ओवर उन्होंने फेंक दिए, आने वाले समय में उनकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो फॉर्मेट बदल रहा है सर, टीम को अपने सभी खिलाड़ियों की जरूरत है। इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट आपकी तैयारियां भी अच्छी हो जाएंगी क्योंकि वो भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है, 2019 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। जब तैयारियों को पुख्ता करने का वक्त आया तभी सारी की सारी टेंशन आके खड़ी हो गई गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के सिर पर। बिल्कुल, और इस टेंशन का थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि किस तरह से ये टेंशन हमारे सामने खड़ी है, टीम इंडिया के सामने खड़ी है और इन तीनों
व्यक्तियों के सामने जिनकी तस्वीरें हमारी वॉल पर हैं। दिक्कत क्या है कि सिराज को T20 जो सीरीज है, दिखा दीजिए खबर, T20 सीरीज से उनको आराम दिए जाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो 5 टेस्ट मैच है वहां उन्होंने 157 ओवर गेंदबाजी की है। भारत के लिए सबसे ज्यादा गेंदबाजी जिस खिलाड़ी ने की है वो मोहम्मद सिराज ने की है। मोहम्मद सिराज जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, वो विकेट लें ना लें, लेकिन जिस दमखम के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस जोर के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद ये 157 ओवर बहुत ठीक ठाक होते हैं। उसको जरा जोड़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मोहम्मद शमी की फिटनेस पर अभी भी सवाल है, उस पर अभी हम शो में आगे बात भी करेंगे। किस तरह से रवि शास्त्री या रिकी पॉन्टिंग ने सवाल उठाए हैं उस पर बात करेंगे। उनको लेकर जो प्लानिंग रही उस प्लानिंग पर भी बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह 100% कंफर्म है, बस कभी भी मेल आ सकता है बीसीसीआई की तरफ से कि वो इस सीरीज में यानी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 150 प्लस ओवर उन्होंने फेंके। पहली बात, मतलब वो जो साक्ष्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो कहते हैं, वो सामने सामने है। अगर वो फिट होते तो सिडनी टेस्ट जो आखिरी टेस्ट मैच था उसकी दूसरी इनिंग में वो गेंदबाजी जरूर करते, जबकि वो खुद ही कह रहे थे कि इससे अच्छी विकेट पर मुझे गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी वो फिट नहीं है और इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस लिमिटेड ओवर सीरीज में आप उनको नहीं देखेंगे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाजी की कमान संभालनी होगी। अर्शदीप सिंह के पास तजुर्बा है, उन्होंने ये काम किया हुआ है, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में वो इस तरह से इस रोल में रहे हैं। लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अब आपको इस पूरी लिमिटेड ओवर की सीरीज में कम अनुभवी गेंदबाजों के साथ उतरना होगा। और जो बात दीपेश ने कही उसको मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल पूछने से पहले, कि अगर यहां पर आप किसी ए सेट ऑफ प्लेयर के साथ खेले या बी सेट ऑफ प्लेयर के साथ खेले और फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जो है कोई सी सेट ऑफ प्लेयर निकाला, वहां जाकर खेले, तो फिर फायदा नहीं है। इस सीरीज में किए गए प्रदर्शन का जो भरोसा है या जो आत्मविश्वास उससे खिलाड़ी में आएगा, उसका फायदा अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं उठाएंगे तो फिर ये सारी सीरीज जो की गई थी, जो प्लान्ड तरीके से रखी गई थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रेस रिहर्सल हो जाए, वो प्लानिंग आपकी बेकार है। और वरना मान लेते हैं कोई एक गेंदबाज का आप नाम ले लीजिए जो इस पूरे लिमिटेड ओवर सीरीज में खेले और ले ले वो 20-25 विकेट और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के समय आप उसको ड्रॉप कर दें, तो फिर फायदा ही क्या है? कुल मिलाजुलाकर ये एक खराब प्लानिंग का नतीजा है। और जिसको आप कहते हैं ना कि दूरदर्शिता क्या होती है? दूरदर्शिता यही तो होती है कि आप किसी मतलब कप्तान के लिए ये काम है कि वो मैच दर मैच चलता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट जब हम कहते हैं, उनका काम मैच दर मैच चलना नहीं होता। उनका काम पूरी साल की अपनी सीरीज की प्लानिंग करनी होती है कि हाँ, हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ बॉलर्स हैं, हमारे पास ये 6, 8 या 10 फास्ट बॉलर्स हैं, इनको हम किस तरह से रोटेट करेंगे, हम टेस्ट सीरीज में इनको खिलाएंगे, हम वनडे सीरीज में इनको खिलाएंगे, T20 में इसको ले आएंगे। ये काम कोच का है, ये काम सिलेक्टर का है। यहां पर रोहित शर्मा से ज्यादा मैं कम से कम पर्सनली मानता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा के सामने तो इमीडिएट प्रेशर है कि मुझे ये टेस्ट मैच खेलना है, फिर ये टेस्ट मैच खेलना है, फिर ये टेस्ट मैच खेलना है। लेकिन प्लानिंग के नाम पर जो बेहतर काम करने की जिम्मेदारी थी वो गौतम गंभीर की थी, अजीत अगरकर की थी। और प्लानिंग यहां पर कहीं ना कहीं फेल हुई है, क्योंकि अब आपके जो प्रीमियम 3 सबसे बड़े बॉलर हैं, वो तीनों ही अभी उनके तीनों के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बिल्कुल सर, प्लानिंग तो मतलब ये तो चलिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई, उससे पहले बॉर्डर गावस्कर की प्लानिंग, न्यूजीलैंड सीरीज की प्लानिंग, श्रीलंका दौरे की प्लानिंग, हर एक प्लानिंग कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में खराब ही रही है। शायद उस ओवर कॉन्फिडेंस में हम आ गए हैं कि अब हम सब कुछ ही जीत ले रहे हैं, तो जो भी कुछ खेलेंगे वो जीत के लिए ही खेलेंगे। अब अभी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट सर रेज किया कि अर्शदीप सिंह को जिम्मेदारी संभालनी होगी, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि ओडीआई फॉर्मेट का तो तजुर्बा उनको भी उतना नहीं है, ज्यादा उन्होंने मैचेस ओडीआई में खेले ही नहीं है। जो कुछ उन्होंने बेचारे ने किया है T20 में किया है, अभी उनके पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो एक प्रॉपर गेंदबाज ऐसा नहीं है जो कि पूरे सेट ऑफ बॉलर्स को रिप्रेजेंट कर सके, उनका प्रतिनिधित्व कर सके। आपके पास ऐसा कोई बड़ा गेंदबाज इस वक्त नहीं है। अगर भगवान ना करे कि सिराज को भी कोई इंजरी हो या उनको भी कोई ऐसी दिक्कत हो, तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अभी बुमराह की इंजरी पे कोई अपडेट तो है ही नहीं किसी भी तरीके का। मेल आ जाएगा वो बाहर है, लेकिन इंजरी का क्या पता लगेगा कि भाई उनको कौन से लेवल की दिक्कत है, क्या उनको बैक स्पेज़म की कितनी प्रॉब्लम है, कितने दिन वो बाहर रहेंगे, महीने खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, अगले दिन खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, ये चीज़ तो अभी क्लियर होनी बाकी है। बट यही बात है कि प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी, तो उससे आप लगा लीजिए कि ना मोहम्मद शमी है आपके पास इस वक्त, ना जसप्रीत बुमराह है। सिराज के ऊपर भी सर ने बताया कि क्वेश्चन मार्क आ ही गया है। तो ऐसे में अब खेलेगा कौन? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि फिर वही है, आप एक नए सेट को भर्ती करेंगे, उनको खिलाएंगे, कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद
वही जो अभी हम कह भी रहे थे कि वो विकेट्स भी निकाल देंगे, ठीक है, एक अच्छे खासे प्लेयर्स को वो आउट भी कर लेंगे, लेकिन फिर दिक्कत तो उसके बाद शुरू होगी ना। जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो आप पूरी तरीके से टीम को बदल देंगे, वो गेंदबाज आपको बाहर बैठे मिलेंगे, फिर आपका जो प्रीमियम सेट ऑफ बॉलर्स है वो वापस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर आपकी प्लानिंग पूरी तरीके से बदल जाएंगी। जबकि होना क्या चाहिए, आपको इस वक्त देखना ऐसा चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपकी आखिरी सीरीज है, उसमें प्लेयर्स पूरे होने चाहिए, चाहे बल्लेबाज हो, कप्तान हो, नंबर 3 हो, 4 हो, या फिर जो आपके प्रीमियम बॉलर्स हैं वो हो, स्पिनर्स हो। बट वही बात है सर, अब इस वक्त इस मौके पे आपके पास कोई भी वो प्लेयर नहीं है जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में मिलेगा। या फिर मैं तो देख रहा हूं कि 2-4 प्लेयरों को हटा दें तो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 एक अलग खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी में जाके, कंडीशंस बदल जाएंगी, प्लेयर्स बदल जाएंगे, एकदम से फ्रेश प्लेयर्स को वहां पे लाया जाएगा। और फिर इस चीज में होता वही है कि आप आखिरी मोमेंट पे जब कोई चीज कर रहे होते हो तो फिर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते। कई बार ऐसी चीजें देखी गई हैं, इसलिए रिहर्सल के लिए तो एटलीस्ट आपके जो सारे प्लेयर्स थे वो होने चाहिए थे। और ऐसे में सर मैं एक चीज और मानता हूं कि जो ये प्लेयर्स इंजर्ड हैं, इनकी इंजरी को लेकर ना बीसीसीआई को जितनी जल्दी हो सके अपडेट दे देना चाहिए, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, या जिन्हें लगता है कि मुझे अब रिप्रेजेंट करने को मिलेगा, वो अपने दिमाग में एक कहीं ना कहीं प्लान बना पाए आगे आने वाले टाइम के लिए कि अब इस तरीके से मुझे खेलना है, इतना इतना मौका मुझे मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड को आपको बनाना होता है कि मैं बड़ी स्टेज पर जाके खेल सकता हूं, वरना फिर वही होगा जो 21 में हुआ था। आपने देखा भी होगा सर, T20 वर्ल्ड कप में एकदम से हम राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती को लेकर उतर गए, उनकी इस तरीके से पिटाई लगी, कोई तैयारी नहीं थी, लेके चले गए आईपीएल के प्रदर्शन के दम पे, और जो मेन स्पिनर्स थे उनको हमने बाहर बिठा दिया। तो ऐसा कुछ ना हो, वैसे ही पाकिस्तान की मेजबानी में खेल रहे हैं, बड़े बवाल के बाद आपने देखा है कि हाइब्रिड मॉडल पे इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। इसके बाद अगर पहले राउंड में बाहर होते हैं या सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि एक बात है, रेड बॉल फॉर्मेट में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाइट बॉल में थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो वो चीज मेंटेन रहे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बिल्कुल, और ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ वो पूरी मतलब किचकिच के बाद, भरपूर किचकिच के बाद हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है। बड़ी बात ये भी है कि भाई आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सेमीफाइनल तक तो जाएं ही जाएं। आप 2023 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम है और आप 2024 T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम है, तो आप नहीं जाएंगे तो फिर और कौन जाएगा? मतलब सेमीफाइनल तो माना ही जाना चाहिए कि वो जाना ही चाहिए भारतीय टीम को। चलिए, शमी को लेकर अभी जो हम दूरदर्शिता की बात कर रहे थे, शमी को लेकर सवाल उठाया है भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने। सवाल गंभीर है, क्या कहा उन्होंने देखिए। मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर सही कहूं तो मैं आश्चर्य में हूं। यह समझ से परे है कि शमी को आखिर हुआ क्या है, वो फिट कब होंगे। वो लंबे समय से एनसीए में हैं, उनको लेकर सही जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। उनकी जैसी योग्यता के खिलाड़ी को मैं ऑस्ट्रेलिया जरूर ले जाता, मैं होता तो उन्हें टीम के साथ ले जाता, टीम के साथ ही फिजियो की निगरानी में उनका रिहैब होता। तीसरे टेस्ट मैच तक अगर वो फिट नहीं होते तो मैं उन्हें वापस भेज देता, लेकिन मैं उन्हें टीम के साथ लेकर जरूर जाता। अगर ऐसा हुआ होता, मतलब अगर मगर किंतु परंतु अब तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ होता तो अभी कम से कम आप यहां पर उस डायलेमा की सिचुएशन में नहीं होते कि मुझे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। अगर शमी वहां परफॉर्म कर देते तो ठीक था, नहीं परफॉर्म करते, आप, मुझे लगता है कि अब एक जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये खिलाड़ी अनफिट है तो ये 4 महीने तक अनफिट है या ये 6 महीने तक है, फिर आप 6 महीने बाद बात करिएगा इसके बारे में। ये नहीं कि आपने कहा कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 15 दिन बाद उसके वापसी की बातचीत शुरू हो गई, फिर 20 दिन बाद हुआ कि वो डोमेस्टिक खेलेगा, 25 दिन बाद हुआ कि हाँ डोमेस्टिक में उसने अच्छा कर दिया, 30 दिन बाद हुआ कि फिर पैर में सूजन हो गई है। मतलब बड़े क्वालिफाइड लोग हैं एनसीए में, ऐसा नहीं कि एनसीए में कोई झोला छाप डॉक्टर जो है उनको भर दिया गया है। कहां गड़बड़ी आ रही है, क्यों गड़बड़ी आ रही है, और रवि शास्त्री का जो ये सवाल है या उनका जो ये विचार है कितना जायज है। और इस बीच सर प्लेयर लगातार ये भी कह रहा है ना कि मैं तो फिट हूं, मैं खेल सकता हूं, 50 ओवर उसने डोमेस्टिक में फेंक भी दिए, लेकिन आप उसको टीम इंडिया के सेट में नहीं लेके आ रहे हो। अब पता नहीं क्या, वही बात है सर, एनसीए वैसे आपने बताया बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं हर चीज में, और होंगे भी, भाई देश का सबसे बड़े बोर्ड के नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, ऐसे वैसे लोग तो नहीं होंगे, बट फिर भी मतलब एक क्लियरेंस नहीं है। और रवि शास्त्री ने जो ये बात कही कि भाई फिट होते या नहीं होते वो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद पता लग ही जाता, 10 ओवर फेंकते उसके बाद अपने आप मैदान पे चीजें दिख जाती कि फिट है या नहीं है। बट जहां भी हम उनको खेलते हुए देख रहे हैं, जितनी भी जगह पे हमने देखा, क्योंकि फिलहाल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छिपती नहीं है। पहले ऐसा होता था कि डोमेस्टिक क्रिकेट टीवी पे दिखाया भी बड़ा कम जाता था, लेकिन अब तो एक एक चीज आ जाती है, किसी की लड़ाई भी होती है ना छोटे से टूर्नामेंट में तो वो भी सामने आ जाता है। तो मोहम्मद शमी को तो हमने अपनी आंखों से गेंदबाजी करते हुए देखा है, और सर अच्छी पेस से बॉलिंग की है। ऐसे नहीं है कि उनकी इंजरी की वजह से उनकी बॉलिंग स्पीड 125 थी, 120 थी, 140 करीब वो गेंदबाजी कर रहे हैं।
खुद को वो फिट बता रहे हैं। एक साइड एनसीए उनको क्लियरेंस नहीं दे रहा, दूसरी साइड बोर्ड 3 महीने बाद मेल कर रहा है कि अभी वो इतने दिन के लिए और बाहर होंगे। तो चीजें बड़ी फंसी सी हैं सर, कंफ्यूजन यही है। इसीलिए ये बात जो आपने कही इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक मेल या फिर एक प्रेस रिलीज ऐसी निकाल देनी चाहिए कि भाई हमारे फलाने खिलाड़ी इंजर्ड हैं, इतने दिन के लिए बाहर हैं, जब भी दिखेंगे इसके बाद ही दिखेंगे, इससे पहले आपको नहीं दिखेंगे। अब उसमें प्लेयर कुछ भी कहता रहे, सोशल मीडिया पे कितनी है अपनी तैयारियां दिखाता रहे, बोर्ड ने कह दिया बात खत्म। अब ये चीज होनी चाहिए, क्लियरेंस है नहीं, फैंस दिमाग में कहीं ना कहीं पाल के बैठे हैं, और फिर इस बीच तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ जाती है। कोई कुछ रिपोर्ट कर देता है कि शमी इतने में बैक हो जाएंगे, कोई कुछ कर देता है, फिर बीसीसीआई आता है कि नहीं भाई तुम सबकी रिपोर्ट्स खराब है, ये देखो इसके पैर में तो सूजन है। तो क्लियरेंस चाहिए। और एक और चीज है जो सबसे ज्यादा मैं देखना चाहता हूं, डेस्परेट होकर खेलने की कोशिश किसी खिलाड़ी को नहीं करनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को हमने पिछले 1-1.25 साल में बहुत अच्छे से खराब होते हुए देखा, इसी डेस्परेशन के चक्कर में पूरी तरीके से फिट नहीं थे, उतर गए मैदान पे। फिर अब आप देख लीजिए गेंदबाजी उनकी कहां आके खड़ी हुई है, बिल्कुल एवरेज दर्जे के एकदम फास्ट बॉलर हो चुके हैं। तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग यूनिट जैसा हमारा भी हाल हो, 600 700 रन हम रेगुलर बेसिस पे खाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से जितना भी टीम इंडिया को बचाया है फास्ट बॉलिंग ने ही बचाया है। चाहे आप देख लीजिए ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे, या फिर आप देख लीजिए फिलहाल तो टेस्ट सर्किट में भी इतना तो स्पिन गेंदबाजी कुछ कर ही नहीं रही इंडियन पिचेस पे भी, जितना जसप्रीत बुमराह और ये सिराज मिलकर कर ले रहे हैं। तो वो चीज खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए जितनी भी ये खराब प्लानिंग होगी सर, इसको पीछे छोड़कर अब एक नई प्लानिंग करनी होगी नए सिरे से। जो खेल पाए वो भी ठीक, बट ना भी खेल पाए तो एक फ्यूचर के तौर पर ये चीज देखी जानी चाहिए कि भाई इतने दिन के लिए हमें खिलाड़ी को रेस्ट देना है। क्योंकि बुमराह ने 1.5 साल का पूरा अपना समय लिया था, उसके बाद वो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन के आए, जब उन्होंने 12 की औसत से ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करी, 17 की उनकी टेस्ट में औसत है। तो वो इंजरी के बाद जब लौट के आए, अगर यही होता कि हम उन्हें आनंद फानन में जल्दी से खिला देते, कोई टूर्नामेंट ऐसा ही छोटा मोटा और किसी सीरीज में उन्हें उतार देते, तो शायद फुल्ली रिकवर्ड होते नहीं, फिर जाते 1 साल के लिए बाहर। तो जो भी कोई है एक टाइम पीरियड लिमिटेड ले लीजिए कि इतने समय के लिए आप बाहर हो, वो क्लियरेंस बोर्ड दे दे तो बहुत अच्छा है, ताकि जो दूसरे गेंदबाज हैं वो भी तैयारी कर लें। बट जल्दबाजी में कुछ ना हो तो बेहतर है सर। एक चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल लेंगे, लेकिन उसके बाद जो करीब करीब और 3-4 टूर्नामेंट आपके सामने आ रहे हैं आने वाले साल में, वो कहीं ना कहीं आपके पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और 3-4 ही क्यों दीपेश, क्रिकेट तो अब ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, साल भर चल रही है, और साल के हर साल कुछ ना कुछ एक बड़ी ट्रॉफी, एक बड़ा टूर्नामेंट आपके स्टेक पर होता है। आपको कहीं ना कहीं वो हार्ड फैसला लेना होगा कि नहीं, अब ये नहीं खेल पाएगा तो नहीं खेल पाएगा। डालता रहे सोशल मीडिया में अपने रिहैब की 500 तस्वीरें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य यही है कि किसी भी खिलाड़ी को आप मैदान में तभी उतारें जब वो अपना 100% देने को तैयार हो, लेकिन फिर ये नियम सब पे लागू होना चाहिए। आप कहते हैं जसप्रीत बुमराह ने जल्दबाजी नहीं की थी, एक सीरीज में उनका टीम के लिए नाम अनाउंस हो गया, वो तो पता चला, हम लोगों ने खबरें भी चला दी कि साहब बोर्ड ने कह दिया क्लीन चिट मिल गई, अब खेलेंगे। वो प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचे अगले मैच में। जब वो वहां प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचे तो वहां से खबर आई कि वो तो प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचे, तो पता चला कि नहीं साहब उनको फिर दिक्कत हो गई है। तो मतलब एक खिलाड़ी जिसको एनसीए की मेडिकल विंग ने क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ जाओ खेलो, वो बिना खेले फिर से अनफिट हो गया। तो कई बार सवाल उठते हैं, और ये तो जैसा मैंने सार्वभौमिक सत्य कहा ना, ये तो हमेशा याद रखिए, जीवन का बड़ा कटु सत्य है कि जब नतीजे अच्छे ना आ रहे हो तो सवाल ज्यादा उठते हैं। कामयाबी कई आपकी गलतियों पर पर्दा डाल देती है। अगर यही अभी बीजीटी जीत के आ गए होते, या मान लेते हैं कि रिटेन करके भी आ गए होते, अभी इतनी बात नहीं हो रही होती जितनी बात हो रही है। लेकिन अभी इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये सब चिंताएं हैं, और इन चिंताओं को आपको यानी टीम मैनेजमेंट को भारतीय टीम के कंसीडर करना चाहिए। रवि शास्त्री की हम बात कर रहे थे, अगर सिर्फ ये बात रवि शास्त्री करते शमी को लेकर, शायद होता कि नहीं रवि शास्त्री को स्कोर सेटल कर रहे होंगे साहब, हेड कोच थे, अब वो कुछ उनके दिमाग में होगा, कुछ प्लान कर रहे होंगे। रिकी पॉन्टिंग से क्या लेना देना है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और रिकी पॉन्टिंग भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर बात कर रहे हैं। शमी को टीम के साथ ना देखकर मुझे हैरानी हुई, शमी के होने पर एक और गेंदबाजी का विकल्प होता, भले ही वो अपने कोटे के सारे ओवर ना भी फेंकते तो भी मेरे ख्याल से वो बदलाव डाल सकते थे। सीरीज के शुरू होने से पहले मैंने 3-1 का स्कोर लाइन इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि शमी नहीं खेल रहे हैं। अगर बुमराह के साथ सिराज और शमी होते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कहानी अलग ही होती। अब चलिए इस बार अगर मगर किंतु परंतु पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने ये कोट प्लेट या ये स्टेटमेंट पॉन्टिंग का सिर्फ आपको इसलिए दिखाया ताकि समझ में आए कि ये मुद्दा सिर्फ भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच को नहीं दिख रहा है शमी के ना ले जाने का, या शमी की फिटनेस को लेकर जो खिचड़ी पक रही है, उस पकती हुई खिचड़ी का मतलब बीरबल की खिचड़ी थी, उसके बाद हमको लगता है शमी की फिटनेस ही खिचड़ी है, बीच में और कोई खिचड़ी मुझे याद आ नहीं रही है। विपिन जी से पूछूंगा, वो भी खिचड़ी के काफी शौकीन है, अक्सर खिचड़ी खाते रहते हैं वो।
टिफिन में घर से लाते हैं। खैर चलिए, अब जो बात शुरुआत में की थी शो के दीपेश ने कि रोहित शर्मा के भी ना जुड़ने की खबर है, अब अगर उस खबर को थोड़ी देर के लिए भूला जाए, मतलब मान लेते हैं कि नहीं वो खेलेंगे और जो जिस तरह की जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उसमें शायद उस जरूरत को समझेंगे। और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच उन्होंने नहीं खेला था और उसके बाद ही एक तरीके से डिरेल हुई हैं सारी चीजें। किस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है, एक बार जरा दिखाते हैं वो आपको कि क्या कुछ लग रहा है। लग यही रहा है कि वनडे सीरीज में रोहित और विराट जुड़ेंगे, जिस पर अभी डाउट है, लेकिन जुड़ने की खबरें भी हैं। रोहित एक बार फिर कर सकते हैं पारी की शुरुआत। रोहित के साथ शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग। नंबर 3 नंबर 4 पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। विकेट कीपिंग में पंत और केएल राहुल का विकल्प भारतीय टीम के पास मौजूद है। वैसे दीपेश, सब कुछ अगर थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसे कहते हैं कि आंखें बंद कर लें, हम वो हो जाएं, द्रौपदी हो जाएं, ना देखें, पट्टी बांध लें आंखों पर और भूल जाएं कि बीजीटी हार के आ रहे हैं, तो और आपके सामने एक टीम रखी जाए जिस टीम के में आपको नाम दिखाई दे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, आपको लगेगा कि यार कौन टकराएगा हमसे, बशर्ते ये सारे प्लेयर्स खेलें तब। बिल्कुल सर, अब ये वहम ख्याल हालांकि मेरा टूट चुका है कि कौन टकराएगा। इतना बुरी तरीके से टूटा है पिछली 2 सीरीज में कि हाँ भाई टकरा भी सकती है दुनिया, बट हाँ खेलना बहुत जरूरी है। वही बात है, पूरा स्क्वाड खेले तो अच्छी बात है। अब आप फिर से ये नहीं सोचेंगे कि केएल राहुल के साथ चलो शुभमन गिल को ओपनिंग डालते हैं, बाद में रोहित तो आ ही जाएगा। फिर केएल राहुल को पूरी एडजस्टमेंट करनी होगी, नई गेंद की ले जाओगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में, उतार दोगे 4 नंबर पे। और यहाँ सर एक और केस है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 25 ओवर के या 40 ओवर के बाद आपको गेंद नहीं मिल जाएगी, वो उनको पुरानी ही गेंद खेलनी पड़ेगी, तो टेम्परामेंट बदलना पड़ेगा। एज एन ओपनर केएल राहुल को 30 गेंदें लेनी होती है सेटल होने के लिए, और जिस नंबर पे वो खेलने आते हैं उसमें 30 गेंदों में ही उनको रन करने होते हैं। तो ये ना हो कि शुभमन गिल के साथ फिर केएल राहुल को उतार दें और बाद में उन्हें फिर नीचे ले आए। केएल राहुल की सही इन्होंने वैसे रेल बनाई हुई है, हर एक फॉर्मेट में कभी कहीं उतार देते हैं, कभी कहीं उतार देते हैं। तो एक कंसिस्टेंटली अगर उन्हें किसी एक नंबर पे बैटिंग दे दी जाए कि यहीं खेल भाई, तू खूब खेल, 7वां 8वां उनका कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में रन किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे रन किए हैं, ओडीआई फॉर्मेट के बड़े बेस्ट प्लेयर हैं, उनको खराब ना करें तो अच्छी बात है। और ऐसे में इसलिए ही मैं मानता हूं सर, रेस्ट वेस्ट पूरे साल का ही चल रहा है ऑलरेडी, अपने करियर के आखिरी कुछ सालों में आप चल रहे हो, जीत जात लो कुछ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। रेस्ट से क्या मिलेगा सर, टीम का कॉम्बिनेशन ही खराब होगा। और ये रेस्ट की अगर खबरें अगर खुद ही रोहित आके कह दें कि जैसे उन्होंने उस दिन कहा था ना वो इंटरव्यू देते हुए, भाई अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था, ऐसे ही आके वो भी एक ऐलान करते कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इंग्लैंड की सीरीज खेलूंगा, एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं जिता के रहूंगा अपनी टीम को टेस्ट में, चाहे कुछ भी होगा। और तभी शायद व्हाइट बॉल के बेस्ट कैप्टन कहलाएंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी अपनी कप्तानी में ले आते हैं। और कप्तानी में तभी लेके आ पाएंगे जब तैयारियां पूरी तरीके से करें। ये कोई ऐसा नहीं है कि गॉड का गिफ्ट नहीं है कि भाई ऊपर से कुछ आ जाएगा, लो व्हाइट बॉल में तुम अच्छा खेलते हो, ये लो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लो। उसके लिए आपको पूरी टीम खेलनी होगी सर। कुछ टाइम के लिए विराट कोहली भी अपने दिमाग से लंदन वंदन सब निकाल दें, टीम के साथ रहें, यहीं इंडिया में प्रैक्टिस करें, पूरी सीरीज खेलें इंग्लैंड की, तभी। और आप लगातार एक बात कहते हो कि इतनी कवरेज के बाद एक ही चीज आपको भी समझ में आई है कि जब अच्छा प्रदर्शन आपको चाहिए और आप अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि खुद का नेट्स में पसीना बहाओ और उसके साथ साथ मैच प्रैक्टिस आपको मिलती रहे, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम की मिल रही है। कोई जिम्बाब्वे आपके अगेंस्ट खेलने नहीं आ रहा है, वो वर्ल्ड क्लास टीम है, वो भी अपनी पूरी टीम लेके आएंगे जब आपके अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में खेलेंगे। तो पूरे मैचेस खेलने, एक यही बात है। ये कॉम्बिनेशन जो हमने बताया पूरे टॉप 5-6 का ही बता दिया, और मेनली हर मैच को यही डिसाइड करेंगे बल्लेबाज। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को आप थोड़ा सा वो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई फिनिश करने का काम उनका भी होगा, वो तो देखो अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने इस बीच आप देखेंगे डोमेस्टिक भी पूरा उन्होंने खेला है अपनी बड़ौदा की टीम के लिए, और अच्छी तरीके से खेला है, T20 भी खेला है, वनडे भी खेला है। तो इससे पता लगता है वो रंग में है। आपको व्हाइट बॉल फॉर्मेट के रंग में आने के लिए पूरी तरीके से खेलना होगा। ऐसा ना हो ये जो आखिरी मौका तैयारियों के लिए आपको मिला है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आप खेलो ही ना इसमें, और कुछ सी टीम आपकी खेले और बाद में ए टीम उतर जाए, तो सी टीम का भी कवाड़ा हो जाए और ए टीम का भी हो जाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए सर T20 फॉर्मेट बेशक ना खेलें, ऑलरेडी आप एक फॉर्मेट से रेस्टेड हैं। रोहित शर्मा ने तो बीजीटी के भी 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं, तो उन्हें रेस्ट की क्या जरूरत है, मतलब फिर रेस्ट ही चाहिए तो भाई पूरी तरीके से रेस्ट लीजिए, फिर दूसरे खिलाड़ियों को आगे आप प्रमोट कीजिए। टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैं मानता हूं कि एक एक खिलाड़ी का जो भी फिट है, मैं तो कहता हूं बुमराह भी अगर 90, चलो उनके केस में नहीं लेते हैं रिस्क, सॉरी, बट अगर सिराज भी अगर 95% फिट है या मोहम्मद शमी भी फिट है तो खेल लेना चाहिए सर। अब नहीं खेलेंगे तो खेलेंगे कब, मुझे ये समझ से परे है फिर मेरे। बिल्कुल, एक बड़ी सीरीज निकल जाएगी तो खेलकर फिर फायदा है, मतलब नहीं है। आप किसी अपेक्षाकृत क्रिकेट का हर मैच इंपॉर्टेंट है, हर टीम हर मैच जीतने के लिए ही उतरती है, लेकिन
बीच बीच में बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, बीच बीच में बड़ी चुनौतियां आती हैं। उन बड़ी चुनौतियों में अगर आपके बड़े नाम शामिल नहीं हैं, अनफिट हैं या किसी वजह से नहीं खेल रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है अगर आप छोटी छोटी सीरीज में खेलें। आप जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और नीदरलैंड के खिलाफ तो खेल रहे हैं, और जहां पर बात ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की आ रही है वहां पर आप अनफिट हैं। सवाल उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए। और जहां तक दीपेश आपने कहा ना कि मैं ये कहता हूं कि खराब परफॉर्मेंस है तो जाओ नेट्स में करो, मैंने नहीं कहा, मुझसे इमरान खान ने कहा। और इमरान खान से मैंने पूछा, बड़ी दिलचस्प कहानी आपको सुनाता हूं। 1992 विश्व कप में एक सिचुएशन ऐसी आई कि पाकिस्तान की टीम बाहर होने वाली थी। सबने ये मान लिया था कि बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट। इमरान खान उस रात में सोए और उन्होंने सपने में देखा, उससे पहले उन्होंने अपनी मां के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया था और वो अपने रिटायरमेंट से वापस लौटे थे। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने देश के लोगों से अपील की कि ये कैंसर हॉस्पिटल मैं अपनी मां की याद में बनाना चाहता हूं, इसके लिए आप लोग डोनेट करें और मैं 92 वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। एक तरीके से बार्टर डील की है, मैं खेलूंगा, आप थोड़ा डोनेट कर दीजिए। तो वो पैसा आया, लोगों ने बहुत सारा पैसा दिया खुले दिल से, और इमरान खान बड़े स्टार थे अपने देश के। हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ। अब जब 92 में टीम बाहर होने वाली थी तो इमरान खान कहते हैं कि वो सोए और रात में उन्होंने सपना देखा कि जिन लोगों ने डोनेट किया था वही लोग आकर उस हॉस्पिटल की एक एक ईंट को उखाड़ के फेंक रहे हैं गुस्से में कि पाकिस्तान बाहर हो रहा है। सपने में उन्होंने रोना शुरू किया, और सपने में जब उन्होंने रोना शुरू किया उसके बाद जब वो सोकर उठे तो कहते हैं कि उनके तकिए का जो लिहाफ था, कवर था, वो गीला हो चुका था। वहां से वो उठे, नाश्ते की टेबल पर गए और उन्होंने सबसे पहले जावेद मियांदाद से कहा, कम ऑन गाइस, वी आर गोइंग टू वन द वर्ल्ड कप। और जावेद मियांदाद ने ऐसे देखकर कहा कि पागल हो गया है क्या, मतलब इसको कहां से आ रहा है। लेकिन वहां पर फिर आपको पता होगा किस तरह से उन्होंने पूरी मुहिम को चेंज किया, किस तरह से वो अपनी टीम को जिता कर ले आए, किस तरह से ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कप को उठाया और फिर उसके बाद नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, जो तस्वीरें हमने दुनिया में कितनी बार देखी है। उस इंटरव्यू में जब मैं इमरान खान से ये बात है 2006 की, 2006 मैंने उनसे पूछा तो पहले वो मुझे बड़ी देर तक ऐसे देखते रहे कि मतलब ये रोने की बात और ये बात मैंने किसी किताब में पढ़ा था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा हाँ ये सच है। तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे समय में बड़ा बेसिक रूल था, आपको अगर आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आपको वनडे मैच में 10 ओवर गेंद, तब तो T20 तो था भी नहीं, तो वनडे था या टेस्ट मैच था। उन्होंने कहा आपको दिन में अगर टेस्ट मैच में 20 ओवर का स्पेल करना है, उससे कम से कम 3 गुना गेंदबाजी जाके नेट्स में करिए अगर आपका दिन अच्छा नहीं चल रहा है तो। वनडे में अगर आपको 10 ओवर फेंकने नहीं अच्छी चल रही, जाइए नेट्स में कम से कम 30 ओवर फेंकिए। तो ये फॉर्मूला है, ये लेजेंडरी प्लेयर्स, ग्रेट प्लेयर्स इस फॉर्मूले को करके अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ते हैं और फिर अपना नाम रोशन करते हैं। जो इमरान खान ने किया वो अभी तक पाकिस्तान के लिए फिर कोई कर भी नहीं पाया, अभी तक हाथ खाली हैं। तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी आए, मतलब आप इंजमामुल हक से लेकर तमाम नाम जोड़ लीजिए, एक नाम क्यों लेना है, लेकिन वो काम कोई नहीं कर पाया जो इमरान खान ने अपनी टीम के लिए किया था। और वही चैंपियंस ट्रॉफी भी कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, मिनी वर्ल्ड कप है। आपको करना पड़ेगा, आपको मैदान में जाना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। आप ये सोचकर बैठे रहें कि मेरे नाम पर इतने शतक हैं, मैंने तो वनडे में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, मेरे लिए क्या है, तो ऐसा नहीं है। खेल है और खेल कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होता और खेल किसी भी खिलाड़ी से छोटा नहीं होगा कभी भी, हमेशा खेल जो है ऊपर होगा, खिलाड़ी ही नीचे रहेगा। चलिए एक वो पॉजिटिव पक्ष जो है वो भी भारतीय टीम का बता देते हैं ताकि शो खत्म होते होते एक पॉजिटिव पक्ष भी आ जाए। और वो पॉजिटिव पक्ष है, जो राहत की खबर है, वो ये है कि स्पिनर्स को लेकर भारतीय टीम काफी समृद्ध है, काफी रईस है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो बड़ा स्ट्रांग है। देखकर लगता है कि कितने सारे जीरो हैं, मतलब कितने सारे डिजिट हैं, वो जोड़ लीजिए। रविंद्र जडेजा का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है, वाशिंगटन सुंदर का नाम है, वरुण चक्रवर्ती का नाम है, इसके अलावा रवि बिश्नोई का नाम भी जोड़ लीजिए। तो जब आप T20 फॉर्मेट में या वनडे फॉर्मेट में जाते हैं और आपके पास इस तरह के आधा दर्जन स्पिनर्स हो, अब इसमें ये जोड़ लीजिए कि इंग्लैंड की सीरीज आपको घर में खेलनी है और T20 उसके बाद जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो भी लगभग जो आपने शुरुआत में कहा था लाइक वाइज पिचेस पर ही खेलना है, क्योंकि दुबई की पिचेस भी इंडिया की पिचेस से कोई अलग नहीं है। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे में यही एक पक्ष है जो मैं बड़ा मेहनत करके अपनी माथा पच्ची करके पॉजिटिव पक्ष निकाल पाया हूं। आप जरा इस पॉजिटिव पक्ष पे कुछ और रोशनी डालिए। और अच्छी बात यह है कि एशिया की पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हमारे लिए बहुत बड़ा है सर। पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने सबको अपनी फिरकी में फंसाए रखा, तो बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी, शायद इंडिया से ज्यादा आपको दुबई की पिचेस हेल्प कर दें जब स्पिनर्स की बात आएगी। पाटा विकेट आपको नहीं मिलेंगी कि जाके स्पिनर्स वहां मार खा रहे हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छी खासी मदद मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि सारे खिलाड़ी रंग में भी हैं, किसी इन गेंदबाजों में
में से एटलीस्ट टचवुड ऐसा ना हो आने वाले समय में। कोई ऐसा नहीं है जिसपे एनसीए कोई रिपोर्ट देने वाला है या उसने 150 ओवर गेंदबाजी कर ली तो अनफिट बैठा हुआ है, क्योंकि स्पिनर्स ने तो सर पिछले 5-6 महीने में गेंदबाजी ठीक से करी ही नहीं है, और जिन्होंने की है वो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने की कगार पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, इन पे बहुत नजरें रहने वाली हैं सबकी। और असलियत में देखिए ये बात भी है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर ना जो गेम चेंजर होते हैं वो स्पिनर्स ही होते हैं। अब इनको शुरुआत के 10-12 ओवर तो गेंदबाजी करनी होगी नहीं, ये आते हैं मिडिल ओवर्स में जब कोई टीम रन बनाने की ओर जा रही होती है, सेट होने की ओर देखती है कि भाई जो कुछ पहले 10-15 ओवर में घट गया वो घट गया, अगले 30 ओवर में इस तरीके से खेलना है। उस प्लानिंग को खराब करने का काम स्पिनर्स का होता है। तो एटलीस्ट ये गुड शेप में है, स्पेशली कुलदीप यादव। इनसे बड़ी उम्मीद मेरे को रहती है हर टूर्नामेंट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप जीतना हो, बड़ा अहम योगदान इनका उसमें रहा था। और भूलना नहीं चाहिए कि अक्षर पटेल जैसा स्टार खिलाड़ी भी सर हमारे पास है, अच्छी फॉर्म में, और गेंदबाजी भी आपको देंगे, उसके साथ साथ बल्लेबाजी में कितने शानदार हैं ये देखा हमने। विराट कोहली का साथ अगर पूरे फाइनल में किसी ने दिया था तो वो अक्षर पटेल थे। क्विक फायर 49 रन उन्होंने बना दिए जिससे टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही। तो ये एक सेट है सर जहां से बहुत सारे पॉजिटिव्स निकाले जा सकते हैं, और एक ऐसा मजबूत पक्ष जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि ये चीज अभी भी ऐसी है जिसके आगे दुनिया की कोई भी टीम खड़ी नहीं होती। इतना मजबूत स्पिन डिपार्टमेंट दुनिया की किसी भी टीम का नहीं है। और अच्छी बात यह है कि एशिया में खेल रहे हैं तो भाई ये कारगर भी बहुत साबित होने वाले हैं। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, एक जैम्पा के सहारे वो अपना पूरा टूर्नामेंट निकालते हैं। इंग्लैंड को देख लीजिए, आदिल रशीद के अलावा या मोइन अली को बार बार रिटायरमेंट से वापस बुलाना होता है कि भाई हमें 5-7 ओवर आप दे देना स्पिन के। और सेम गोस फॉर पाकिस्तान, उनके शादाब खान उस तरीके की फॉर्म में कभी होते ही नहीं है कि एक स्पिन फ्रेंडली विकेट पे वो कुछ अच्छा कर पाए। तो मैं ये देखता हूं ये दुनिया की टॉप 8 टीमें जिनको निकाला गया इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, उसमें भारत अभी भी इस सेट में एटलीस्ट सबसे मजबूत टीम है। बिल्कुल। तो दूरदर्शिता जो शब्द आज के शो में कई बार हमने इस्तेमाल किया, उसका आशय अब यही है कि चलिए 3 डिपार्टमेंट अगर आपको बैटिंग, बॉलिंग और बॉलिंग को 2 डिपार्टमेंट कर लें, फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स, तो आपका इस अगले कुछ दिनों के लिए आपको स्पिनर्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा रोल हो सकता है, वो आपका पुख्ता है। फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और साथ ही साथ ये जो बड़े नाम हमने बैटिंग में गिनाए इनको मैदान में उतरना होगा, अपना पसीना बहाना होगा, अपनी खोई हुई फॉर्म को हासिल करना होगा। अगर कोई अपनी साख के दम पर खेलना चाह रहा है तो वो शायद ना तो भारतीय क्रिकेट के लिए जस्टिस की बात होगी, न्याय की बात होगी, और ना ही भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए। यही चिंता हमारी है, और मुझे लगता है शायद सेलेक्टर्स से लेके और बीसीसीआई तक हर कोई इस पर ध्यान देगा। चलिए, हमारी नजर रहेगी इस सीरीज पर, इस सीरीज की तैयारियों पर, खिलाड़ियों के फिटनेस अपडेट पर, टीम सिलेक्शन पर, उसके अलावा खेल की दुनिया से जुड़ी हर एक खबर पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।